दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एमपी एडीपीयू के लिए आईपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और यह आईपीसी की टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कब से लागू हुई। तो आप सबको पता है कि आईपीसी जो एक्ट है वो 1860 का एक्ट है, लेकिन यह लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 से। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि एक्ट कब का है। तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860 का है, लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 से और यह एक सब्सटेंटिव लॉ है। और जैसे सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है और इसे लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया था। और एक और क्वेश्चन आता है कि जब आईपीसी लागू हुई उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। राइट, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी में 23 चैप्टर और 511 सेक्शन हैं और आईपीसी में कोई भी शेड्यूल नहीं है, जबकि अपन सीआरपीसी में देखेंगे तो उसमें 2 अनुसूची और शेड्यूल हैं। तो आईपीसी से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अर्थ किस अधिनियम के अनुसार होगा। तो आईपीसी में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कह सकते हैं, तो उसका जो मतलब है वो किस, उसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। तो सेक्शन 2 और 2 में जो आईटी एक्ट 2005 में है वही डेफिनेशन यहाँ पर मानी गई है। तो आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वह 2005 का एक्ट है। और एमपीपीएससी में भी यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस साल का है, तो यह 2005 का है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उन और जो सेक्शन 29A है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बताया गया है। तो इसमें आप थोड़ा चेक कर लीजिए, आईटी एक्ट 2005 का है कि 2000 में है, तो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी के अनुसार वह विधि जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो लॉ लागू होता है उसे क्या कहते हैं। तो आईपीसी में आपको पता है एक सेक्शन है जिसमें विशिष्ट विधि को बताया गया है और एक में स्थानीय विधि को बताया गया है। तो विशेष विधि वो होती है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू होती है, जैसे कि कोई भी, जैसे आईटी एक्ट वगैरह हैं, ये सब विशिष्ट विधि हैं। ये पर्टिकुलर, जैसे ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर देखते हैं तो ये विशिष्ट विधि में आते हैं। स्थानीय विधि वो होती है, जैसे आप एमपी लैंड रेवेन्यू कोड देख लीजिए, लोकल एरिया सिर्फ एमपी के लिए लागू हैं। तो स्थानीय विधि वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर विधि जो लागू होती है, जैसे एमपी के जो एक्ट हैं वो पर्टिकुलर एमपी पर लागू होते हैं, इसलिए ये लोकल लॉ हैं, लोकल एक्ट, यानी इन्हें हिंदी में स्थानीय विधि कहते हैं। विशेष विधि वो होती हैं जो किसी विशेष सब्जेक्ट पर लागू होती हैं, चाहे वो कोई भी ऐसा हो जो, लेकिन वो विशेष सब्जेक्ट पर, जैसे साइबर से रिलेटेड कोई भी एक्ट होगा तो उसमें स्पेशल लागू होती हैं। तो स्पेशल लॉ को बताया गया है सेक्शन 41 में और लोकल लॉ को सेक्शन 42 में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैंने कई इसके देखे हैं कि कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेशल लॉ किस सेक्शन में बताया गया है और लोकल लॉ को किस सेक्शन में बताया गया है। और एक और बात, स्पेशल लॉ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो डेफिनेशन टाइप में डायरेक्ट दे देते हैं कि स्पेशल लॉ क्या है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू हो, पर्टिकुलर एरिया पर लागू हो, या नन ऑफ दीज टाइप्स के दे देते हैं। तो स्पेशल लॉ सेक्शन 41 में है आईपीसी के और लोकल लॉ है सेक्शन 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख है। तो आईपीसी में आपको पता है एक सेक्शन 53 है, धारा 53 भारतीय दंड संहिता, उसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है। तो इसमें सबसे पहले है डेथ, जिसे मृत्यु दंड कहते हैं। दूसरे नंबर पर है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसे आजीवन कारावास कहते हैं। तीसरे नंबर पर है इम्प्रिजनमेंट, जिसे कारावास कहते हैं, लेकिन इसके भी 2 प्रकार हैं, एक तो सादा होता है और एक रिगोरस यानी कठिन होता है। और इसके अलावा चौथा प्रकार है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 5वां प्रकार फाइन, जिसे जुर्माना कहते हैं। और पहले 6 प्रकार के दंड का उल्लेख था आईपीसी में, एक प्रकार का हटा लिया गया है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसे आजीवन कारावास कहते हैं, उसके अलावा आजीवन कारावास, उसके अलावा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। और सेक्शन 53 में है और 5 टाइप के पनिशमेंट का उल्लेख है। और जो पनिशमेंट से रिलेटेड जो आईपीसी का एक पार्ट है, अलग से भाग बना दिया गया है पनिशमेंट का, वो है पार्ट 3। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दंड संहिता का भाग 3 किससे संबंधित है, तो वो है दंड पनिशमेंट से रिलेटेड और सेक्शन 53 से 75 तक है पार्ट 3। नेक्स्ट है एकांत परिरोध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है। एकांत परिरोध को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस सेक्शन में बताया गया है, क्वेश्चन बनता है। और मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने तक का हो सकता है, कितने माह या वर्ष का, यह भी क्वेश्चन बनता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताया गया है सेक्शन 73 में और लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बताया गया है सेक्शन 74 में। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को किस सेक्शन में बताया गया है, 73 में, और लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को सेक्शन 74 में। रेगुलर वाले सेक्शन आपको याद रखना है, जैसे 41 में स्पेशल लॉ, 42 में लोकल लॉ, ये सब आपको लाइन से हैं। जैसे चोरी के लिए 378, चोरी के लिए दंड 379, रेगुलर वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं।
इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी मामले में 3 माह से अधिकतम नहीं हो सकता है, यह क्वेश्चन बनता है। तो 3 माह तक का अधिकतम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है, जिसे एकांत परिरोध कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांत परिरोध अधिकतम कितने तक का हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अधिकतम 3 माह तक का हो सकता है, 3 मंथ तक का हो सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कारावास 6 माह तक का है तो 1 माह तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, और अगर किसी को सज़ा मिली है 12 महीने की तो उसे 2 माह से अधिकतम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, और अगर उसे 1 वर्ष से अधिक की हुई सज़ा है तो उसे 3 माह तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 माह तक का है। नेक्स्ट है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, किस धारा में बताया गया है। तो आपको पता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के शिशु द्वारा की जा रही है, तो यह बताया गया है धारा 82 में सेक्शन 82 में। अब आपको 3 सेक्शन रेगुलर याद रखने हैं, मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सेक्शन 82 है, एक सेक्शन 83 है और एक सेक्शन 84 है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 82 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष तक के बच्चे द्वारा की जाती है। 83 कहता है 7 से 12 वर्ष के बच्चे द्वारा कार्य अपराध नहीं है अगर वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का हो, मतलब उसकी अगर समझ परिपक्व नहीं है, वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो भी उसकी बात अपराध नहीं है। 84 कहती है अनसाउंड माइंड के बारे में, और मैकनॉटन का नियम भी इसी धारा 84 से संबंधित है। 84 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और जिस समय वो कार्य कर रहा हो वो विकृत चित्र हो, मतलब वो अनसाउंड माइंड हो, राइट। तो 82 कहती है कि 7 वर्ष तक के बच्चे द्वारा कोई अपराध नहीं है। 83 कहती है कि 7 से 12 वर्ष के इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग द्वारा कार्य अपराध नहीं है। 84 कहती है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और मैकनॉटन का नियम का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है, तो इसका संबंध भी धारा 84 से है, मैकनॉटन का नियम। नेक्स्ट है विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, इस सूत्र पर आईपीसी की कौन सी धारा संबंधित है। तो ऑप्शन में आपके लिए दिए गए हैं सेक्शन 93, सेक्शन 95, सेक्शन 99 या नन ऑफ दीज। तो विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती, इस धारा पर जो दंड संहिता की धारा संबंधित है वो है सेक्शन 95। सेक्शन 95 इससे रिलेटेड है, तो काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ऑप्शन में सेक्शन 93 है। सेक्शन 93 में तो शायद कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ है, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 95। तो तुच्छ हानिकारक करने वाले कार्य इसमें बताए गए हैं। एक और बात, सेक्शन 95 से रिलेटेड एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन कार्ट लैक्स, मतलब इसका मतलब होता है लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रफल्स। तो मतलब विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट है चोरी के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है। तो जो 378 में जो चोरी परिभाषित है उसके लिए दंड बताया गया है 379 में, बाकी और भी हैं। तो सेक्शन 378 में चोरी है और चोरी के लिए दंड सेक्शन 379 में है। क्वेश्चन यह बनेगा कि 379 में मैक्सिमम कितनी तक पनिशमेंट दी जा सकती है। तो 379 के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट होती है वो मैक्सिमम 3 वर्ष तक की होती है, 3 वर्ष तक होती है जो 379 में पनिशमेंट है। इसके अलावा भी और भी सेक्शन है तो उनमें पनिशमेंट अलग अलग है। नेक्स्ट है चोरी जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, मतलब जो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती है। 378 में थेफ्ट है और 379 में मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट होती है चोरी के लिए। और आईपीसी की धारा 354D का संबंध किस अपराध से है। आईपीसी में जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं जैसे 354A, 354B, 354C, 354D या 29 से, इस प्रकार की जो ऐसे सेक्शन हैं तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस टाइप के जो ABC वाले हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 120A का संबंध किससे, 120B का संबंध किससे, या पार्ट 9A का संबंध किससे। जो ABCD वाले टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आईपीसी की जो धारा 354D है इसका संबंध है पीछा करना यानी स्टॉकिंग से। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको दे देंगे, इनमें से बताएंगे इनमें से कौन सा अपराध है या नहीं है, या इनमें किस मैटर में यह अपराध हुआ है स्टॉकिंग। तो उसको हम और वीडियो में देखेंगे। यह पहली वीडियो है आईपीसी टेस्ट सीरीज की। नेक्स्ट लेवल पर आपके जो क्वेश्चन का टफनेस होगा वो थोड़ा टफ होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 354। इसके अलावा उसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। 354A में है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है बनता है कि सेक्सुअल हरासमेंट किस सेक्शन से रिलेटेड है। 354A से, B से, C से या D से। तो 354A से। 354B में है असॉल्ट टू डिसरोब। और 354C और 354D ये दो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 354C का संबंध है वॉयरिज्म से जिस दृश्य रतकता कहते हैं, और 354D का संबंध है स्टॉकिंग से जिसे पीछा करना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बनना है। नेक्स्ट है वॉयरिज्म या दृश्य रतकता को आईपीसी की किस धारा में बताया गया है। तो आपको पता है अभी देखा था हम लोगों ने, दृश्य रतकता वॉयरिज्म को आईपीसी की धारा 354C में बताया गया है।
इसके दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट है सिक्के की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में बताई गई है। तो सिक्के से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आईपीसी के सेक्शन 230 में बताए गए हैं और सिक्के का कूटकरण बताया गया है आईपीसी की सेक्शन 231 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति का दुर्व्यापार आईपीसी की किस धारा में है। तो व्यक्ति का दुर्व्यापार को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ये है आईपीसी की सेक्शन 370 में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, पूरी सेक्शन आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो इसी पर बना देंगे कि आईपीसी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सिविल जज एग्जाम में और जुडिशियल एग्जाम में और एडीपीओ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में पूरे सेक्शन बता देंगे और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यह बता के देंगे। नेक्स्ट है सदोष अवरोध को किस धारा में बताया गया है। सदोष अवरोध को आपको याद करने से पहले आपको 4-5 धाराएं रेगुलर याद करनी होंगी, जैसे 339, 340, 341 और 342। 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये आपको एक साथ याद रखनी होंगी तभी आप याद रख पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे। 341 में पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और 342 में पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये रेगुलर याद रखना है। तो सदोष अपरोध को बताया गया है 339 में, सदोष परिरोध को 340 में, सदोष अपरोध के लिए दंड 341 में और सदोष परिरोध के लिए दंड जो 342 में। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 341 में जो दंड दिया जाएगा वो कितने तक अधिकतम होगा। तो 341 में कौन सा दंड है आपको सोचना होगा। तो 339 में हम लोगों ने क्या देखा था, 339 में देखा था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो अब 339 के लिए जो दंड होगा वो 341 में होगा और 340 के लिए दंड होगा 342 में होगा। अब आपको सोचना होगा इसमें किसका दंड है। तो 339 वाले का जो प्रोविजन है वो है, तो 339 में क्या था, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब सदोष अवरोध। तो इसके लिए जो मैक्सिमम दंड है वो पूछा जाएगा। तो 341 में जो मैक्सिमम दंड है वो 1 माह का है और यह सदोष अवरोध के लिए है। सदोष अवरोध एक लेस सीरियस क्राइम है सदोष परिरोध की तुलना में। तो सदोष अवरोध 341 में है, इसमें 1 माह तक का अधिकतम कारावास है। 342 में सदोष परिरोध है तो उसमें 1 वर्ष तक का अधिकतम कारावास है। 343 इसमें जुर्माने भी शामिल है शायद। नेक्स्ट है 343, अभी हम लोग सिर्फ कारावास की बात कर रहे हैं। 343 में अगर आप 3 दिन या इससे ज़्यादा का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं तो आपके लिए 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और आप 10 दिन से ज़्यादा तक का सदोष परिरोध करते हैं तो आपको 3 साल तक की कारावास हो सकती है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अगर आप किसी व्यक्ति का 3 दिन तक सदोष परिरोध करते हैं तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है। तो 2 वर्ष तक की अधिकतम सज़ा हो सकती है और 10 दिन से ज़्यादा अगर किसी का सदोष परिरोध करते हैं तो उसके लिए 10 दिन तक का, तो 3 वर्ष तक। और अगर आप ऐसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन हुज लिबरेशन रेट हैज़ बीन इशूड, जैसे किसी रेट जारी हो गई है कि आप इसको छोड़िए किसी को और फिर भी आप उसको सदोष परिरोध करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और यह बताया गया है धारा 345 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आईपीसी की सेक्शन 57 के अनुसार दंडावधियों की गणना में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा। ये सेक्शन 57 है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो जो दंडावधियों की तुलना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष माना जाएगा, यह कहता है आईपीसी का सेक्शन 57 और यह पार्ट 3 में आता है आईपीसी के और इसमें पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बात अपराध नहीं है जो विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा की जाती है, किस धारा में बताया गया है। तो ये बताया गया है धारा 84 में और धारा 84 बात कहती है कि एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, और आपने मैकनॉटन का नियम संबंध है वो इसी से संबंधित है। और 82 में 7 वर्ष तक के कार्य को जो अपराध नहीं माना गया है। 83 में 7 से 12 वर्ष की अगर वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है तो अपराध नहीं माना गया है। 84 में अनसाउंड माइंड है तो भी वो नहीं माना गया है। नेक्स्ट है अबेटर या दुष्प्रेरक को आईपीसी की किस धारा में बताया गया है। तो दुष्प्रेरक को बताया गया है धारा 108 में। दुष्प्रेरक को धारा 108 में बताया गया है और यह चैप्टर 5 में आता है अबेटमेंट। दुष्प्रेरण के विषय में कौन सा भाग आता है, क्वेश्चन बनता है भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6, तो वो आता है भाग 5 यानी चैप्टर 5। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र, इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, किस भाग से संबंधित है। पूरे भाग आपको याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे पार्ट 9A है या इंपॉर्टेंट पार्ट पूछे जाते हैं। चैप्टर 21 किससे रिलेटेड है आईपीसी के, तो पार्ट जो 5A है उससे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है और इसमें 2 सेक्शन 120 है और 120 भी है। 120 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन वगैरह बताई गई है कि कोई भी कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा होगा जब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। उसमें एक क्वेश्चन यह बनता है कि मिनिमम कितने व्यक्तियों द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और जो पार्ट 5A है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। 120 सेक्शन है, इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है और 120B में पनिशमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अब पार्ट 9A का संबंध किससे ये क्वेश्चन बनता है, तो ये अफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, निर्वाचन से रिलेटेड जो अपराध हैं वो धारा जो भाग 9A में है, माने 9 का में है आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता के,
और पार्ट 20 से क्वेश्चन बनते हैं कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, जो शादी विवाह से रिलेटेड जो अपराध हैं वो 493 सेक्शन से 498 तक हैं, और यह भाग 20 में आते हैं। उसमें से भी मेन सेक्शन पूछे जाते हैं कि 494 धारा का संबंध किससे है, और 497 एडल्ट्री के संबंध किससे किस सेक्शन में है, या बाईगैमी के संबंध किससे है, या 498। 3 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 494, 497, 498, इनसे 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 20 का संबंध किससे है, तो ये इकलौता सेक्शन है इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है। पार्ट 20 आईपीसी का है, उसमें ऑफ क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड 498 है, इस सेक्शन से सीधा क्वेश्चन बनता है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है डेफामेशन यानी मानहानि का जो संबंध है वो चैप्टर 21 में है, आपको पता है 499 से 502 तक आईपीसी में मानहानि को बताया गया है। एक सेक्शन स्पेशल है जिसमें मानहानि को बताया गया है, दूसरे में दंड को बताया गया है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आपराधिक षड्यंत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो मिनिमम कितने पर्सन आवश्यक हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो काफ़ी इजी है, दो कम से कम आवश्यक हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। और एक क्वेश्चन यह बनता है कि डकैती के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, या रॉबरी के लिए कितने पर्सन आवश्यक मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए, या अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आईपीसी में काफ़ी अभी पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि 120 में डेफिनेशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, 120 बी में पनिशमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। और राजद्रोह किस धारा से संबंधित है, राजद्रोह अभी काफ़ी चर्चा में है, राजद्रोह से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। राजद्रोह को इंग्लिश में कहते हैं सेडिशन, इसका संबंध है आईपीसी सेक्शन 124A से। राजद्रोह केस भी बनते हैं, वो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है आर्मी नेवी एयरफोर्स द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना व टोकन धारण करना किस धारा के तहत दंडनीय है। अभी ये काफ़ी यह चर्चा में था, काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अगर कोई व्यक्ति पोशाक पहनता है या टोकन धारण करता है तो वो दंडनीय है, यानी पनिशेबल है सेक्शन 140 आईपीसी में। और इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है 3 मंथ प्लस मैक्सिमम फाइन 500 रुपये, या तो मतलब उसको 3 माह तक की सजा हो सकती है, या 500 रुपये अधिकतम जुर्माना, या उसको दोनों हो सकता है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट इन अनलॉफुल असेंबली, मतलब विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं। तो ऑप्शन है 2, 5, 10 या 50। इसका राइट आंसर है 5। तो मिनिमम नंबर पर्सन है जो अनलॉफुल असेंबली के लिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए वो 5 हैं। नेक्स्ट है इन एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर रीजन, मतलब इसे कहते हैं शायद हिंदी में सदोष परिरोध। सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए इनमें से क्या इज इन एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर रीजन, मतलब इनमें से एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हर सदोष परिरोध में इनमें से क्या होगा। पहला ऑप्शन है असॉल्ट होगा, असॉल्ट को 351 में बताया गया है। हर्ट होगा जिसे 319 में बताया गया है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा जिसे धारा 339 में बताया गया है, या इंजरी होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं पहले। इन एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर रीजन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट थोड़ा सीरियस ऑफेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की तुलना में। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आप किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से रोकते हैं, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप किसी को जैसे मान के चलिए किसी को एक घर कमरे में बंद कर दे रहे हैं और उसे कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा, तो वो एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की श्रेणी में आ जाता है। तो असॉल्ट जरूरी है क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, बिल्कुल नहीं है। हर्ट जरूरी है, नहीं है। इंजरी जरूरी नहीं है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, मतलब आप उसको जाने से रोक रहे हैं। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339 इसका राइट आंसर है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को बताया गया है 339 में, इसके लिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट 341 में है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 340 में हो तो उसकी पनिशमेंट 342 में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। नेक्स्ट है इन फोर्स इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली देन इट टर्न्स इनटू, मतलब अनलॉफुल असेंबली मतलब विधि विरुद्ध जमाव, उसमें अगर कोई व्यक्ति बल मतलब उसमें अगर बल का प्रयोग हो जाता है तो क्या बन जाएगा। रियूटिंग बन जाएगा जो धारा 146 में बताया गया है, या अफरे बन जाएगा जिसे धारा 159 में बताया गया है जिसे दंगा कहते हैं हिंदी में, या क्रिमिनल फोर्स बन जाएगा जिसे 350 में बताया गया है, आईपी असॉल्ट बन जाएगा जिसे 351 बताया गया है। तो अनलॉफुल असेंबली में अगर फोर्स यूज हो जाती है तो रियूटिंग बन जाएगा जिसे बलवा करना कहते हैं। तो 146 में बलवा करना है, बलवा करने के लिए दंड जनरली 147 में है, लेकिन और भी प्रोविजन है इसके, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। थेफ्ट कैन बी कमिटेड ओनली ऑन, ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑन प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो चोरी होती है जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, जो चल संपत्ति है उसकी थेफ्ट होती है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू केसिंग डेथ, मतलब इनमें से किस केस में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हम कह सकते हैं उस मृत्यु कारक करने तक होगा, नहीं होगा। इनमें से किस में एक में नहीं होगा। तो असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग किडनैपिंग, दूसरा है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, तीसरा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और चौथा है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग एब्डक्शन। तो इनमें से पूछा है कि इसमें किसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी की मृत्यु नहीं कर सकते।
राइट आंसर है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। मतलब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अगर रोक रहा है कहीं जगह जाने से, मतलब नॉर्मल रोड पे कोई जा रहा है और उसे रोड पे जाने से रोका जा रहा है, तो उसमें आप किसी की उसकी मृत्यु नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सेक्शन 100 है जो आईपीसी में, उसमें 7 प्रकार बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ प्राइवेट डिफेंस का जो वो अधिकार है आप मृत्यु का रद्द करने तक हो सकता है। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इन 7 में से 4 दे देंगे, इन 3 दे देते हैं और 1 दे देते हैं कि उसमें आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से पूछ लिया जाता है कि किस में आप प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फेमस केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, किस केस से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और देखेंगे, जैसे मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हैं। KR सिंह वाला में मामला भी है। तो यह केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया, दूसरा है कस्टडी ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, तीसरा प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर अटेम्प्टेड सुसाइड। तो ये रिलेटेड है कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया से। बच्चन सिंह वाला मैटर काफ़ी फेमस है, इससे क्वेश्चन बनी है। नेक्स्ट है ए मेट्स बी ऑन हाई रोड्स सोर्स ऑफ पिस्टल एंड डिमांड्स बी पर्स बी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स हेयर एज कमिटेड। मतलब ये कोई व्यक्ति है रोड पर किसी को रोकता है और उससे पिस्टल मतलब उससे उस पर गोली चला मतलब गोली की धमकी देता है, सरेंडर करता है, वो कहता है कि पर्स दे दूँ नहीं तो गोली चला दूंगा इस टाइप से। तो यह इन्हें कौन सा अपराध किया है। पहला है चोरी की है, नहीं है, एक्सटोर्शन है, रॉबरी है, डकैती है। तो काफ़ी इजी आंसर है रॉबरी है। और आप समझ लीजिए थेफ्ट को बताया गया है 378 में, एक्सटोर्शन को कहते हैं शायद उद्यापन, यह 383 में है, रॉबरी 392 में है, रॉबरी 390 में है, रॉबरी के लिए दंड 392 में। ये क्वेश्चन बनता है कि रॉबरी के लिए दंड कहाँ है, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो 390 में रॉबरी है तो वो सोचते हैं 391 में होगा, लेकिन 390 में रॉबरी, 391 में डकैती। तो इन दोनों के पनिशमेंट पूछे जाते हैं। रॉबरी की जो पनिशमेंट मिलती है वो 392 में मिलती है, डकैती 391 में जरूर बताया गया, इसकी पनिशमेंट 395 में है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आईपीसी की टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 में। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।